वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है यानी कि जो 25% है ये वन लाइनर के रूप में है और इसमें आपको जीके और जीएस दोनों के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अब हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव ये कौन थी। तो ये थी, क्या नाम था इनका नाम था चौकिल्ला अय्यर। कौन थी? चौकिल्ला अय्यर जो थी ये भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी। ठीक है, महिला विदेश सचिव रह चुकी हैं चौकिल्ला अय्यर। और 1964 की, कब? 1964, ध्यान रखिएगा 1964 की ये आईएफएस एक अधिकारी थी। क्या थी? आईएफएस अधिकारी थी, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में ये कार्यरत थी और इन्हें भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव बनाया गया था, चौकिल्ला अय्यर। नाम को आप रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी। तो बताइए, स्वतंत्रता सेनानी थे खुदीराम बोस, इनको फांसी कब दी गई थी। तो इन्हें फांसी कब दी गई थी? इन्हें दी गई थी अगस्त 1908 को। कब दी गई थी? अगस्त 1908 को जो है खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इन्हें जो है सुबह 6 बजे फांसी दी गई थी। क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि कब फांसी दी गई थी। ठीक है, तो सुबह 6 बजे जो है, कितने? सुबह 6 बजे 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दी गई थी। एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति थे और ये कहा जा सकता है कि जो भारत के अंदर स्वतंत्रता के लिए जो मांग उठने लगी थी वो इन्हीं की फांसी के बाद उठने लगी थी। क्योंकि एक यंग, बिल्कुल यंग थे ये, 18 साल के थे मात्र। कितने साल के थे? 18 साल के थे खुदीराम बोस। 18 साल 8 महीने 8 दिन इनकी उम्र थी जब इनको फांसी दी गई थी, यानी कि 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, बहुत ही महान क्रांतिकारी थे और इनकी शहादत के बाद, जब इनकी शहादत हुई उसके बाद जो है देश भर में जो है एक स्वतंत्रता की जो है मांग उठने लगी, एक लहर सी उमड़ी। ठीक है, और इन्हीं से काफी लोग प्रेरित हुए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा 11 अगस्त 1908 खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी सुबह 6 बजे। उम्र कितनी थी? 18 साल 8 महीने 8 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के अंतिम राज्यवंश कौन सा था। तो दक्षिण भारत का अंतिम राज्यवंश कौन सा था। तो बताइए कौन सा था अंतिम राज्यवंश। तो ये था काकतीय वंश। कौन सा था? काकतीय वंश जो था ये दक्षिण भारत का अंतिम राज्यवंश था। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, काकतीय वंश जो है ये दक्षिण भारत में एक साम्राज्य था जो कि आंध्र प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में तक ये फैला हुआ था। ठीक है, और ये जो है 1083, कितना? 1083 से लेकर 1323 तक। ठीक है, 1083 से लेकर 1323 के दौरान तक ये जो था ये फलता फूलता साम्राज्य एक रहा है। ठीक है, और ये एक जो काकतीय राजवंश था ये कई सदियों तक जीवित रहने वाला महान तेलुंगा साम्राज्य से भी एक माना जाता था। किसमें? महान तेलुंगा साम्राज्य में भी से भी एक माना जाता था। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि महान तेलुंगा साम्राज्य कौन सा था। तो काकतीय वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए भाई, रॉकेट किसके सिद्धांत कार्य करता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आता रहता है। तो बताइए किसके सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। तो रॉकेट जो कार्य करता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन जो होता है उसके सिद्धांत पर रॉकेट जो है, रॉकेट का जो उड़ना होता है वो कार्य करता है। ठीक है, संवेग संरक्षण। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए, रॉकेट इमेज में समझिए, ये देखिए, रॉकेट एक प्रकार का वाहन है। ठीक है, आप सभी को पता है, जिसके उड़ने का सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम की क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहा जाता है। ठीक है, हाँ, इसमें जो तेज गति से गर्म हवा पीछे की ओर छूटती है, ये आप इमेज में देखिए। ठीक है, ये देखिए, ये जो पीछे की ओर जो हवा छूट रही है ना, और फेंकने पर ये जितनी तेज नीचे को छूटती है ना, रॉकेट उतनी तेज ऊपर को जाता है। और जो इसमें बल जैसे इसको समान अनुपात बल भी मिलता है इससे। ठीक है, और संवेग संरक्षण पर यह जो है सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, तो 2-3 बातों का ध्यान रखिए। एक, इसे समान अनुपात का बल मिलता है। ठीक है, जब आगे की दिशा में समान अनुपात का बल लगता है जब ये आगे की ओर जाता है। ठीक है, वैसे किस पर कार्य करता है? ये जो कार्य करता है वो संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। थर्ड चीज है कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम ये है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित करी थी। तो बताइए किसने स्थानांतरित करी थी? मुगल साम्राज्य की राजधानी थी आगरा से दिल्ली, कौन लेकर आया था? तो देखिए, इसको जो लेकर आया था वो कौन लेकर आया था? वो लाया था शाहजहां। कौन लाया था? शाहजहां जो है ये लाया था। लेकिन इससे पहले कौन लाया था? काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में ताज देने वाला पहला मुगल सम्राट की अगर बात करें ना, तो 1526 में। कब? 1526 में कौन लेकर आया था? अकबर लेकर आया था। कौन लेकर आया था? अकबर लेकर आया था। उसके
उसके बाद जो है राजधानी आगरा से दिल्ली में शाहजहां द्वारा वर्ष 1638 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1638 में लाई गई थी, लेकिन उससे पहले अकबर ले आया था 1526 में। उसके बाद 1638 में कौन लेकर आया? शाहजहां लेकर आया। बात शाहजहां के कार्यकाल की बात करें, यानी कि शाहजहां कब तक राजा रहा, यानी कि कब तक जो है ये साम्राज्य में संभालता रहा, मतलब मुगल साम्राज्य का सुल्तान रहा, तो ये जो रहा 1628 से लेके 1658 तक रहा था। कब रहा था? यहाँ देखिए 1628 से लेके 1658 तक रहा था। ठीक है, 2-3 बातों का आप याद रखिएगा, सन को बहुत जल्दी से रिवीजन करते रहेगा, आता रहता है। ठीक है, 1526 में कौन लाया? अकबर लेकर आया सबसे पहले। उसके बाद 1638 में शाहजहां लेकर आया। ठीक है, शाहजहां का काल कब तक रहा? 1628 से लेकर 1658 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? बताइए, भोजन का जो पाचन होता है वो कहां से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है? ये मुंह से स्टार्ट होता है। ठीक है, द माउथ। ठीक है, तो द माउथ से जो है, यानी कि मुंह से जो है भोजन का सबसे पहले पाचन आरंभ होता है। ठीक है, बहुत से लोग बोलेंगे छोटी आंच से होता है, लेकिन छोटी आंच से पहले मुंह में जो है भोजन को हम लोग रखते हैं। ठीक है, रखने के बाद क्या होता है? उसको छोटे छोटे कणों में बांटते हैं, है ना, काटते हैं, यानी कि दांतों से जो है वो छोटे छोटे कणों में बढ़ता है। उसके बाद जो मुंह में जो लार निकलती है ना, जो लार से वो मुलायम होकर सीधे हमारे जो पेट में जाता है, यानी कि उसके बाद वो छोटी आंत में जाता है, और उसके बाद जो है उसका जो है वो पूरी तरीके से उसमें जो हमारे लिए जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर में लग जाता है, और जो बाकी वेस्टेज चीज होती है वो, ठीक है, वो जो है वेस्ट होके बाहर आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है भोजन को मुंह में लेकर उसे दांतों से चबाने के दौरान लार ग्रंथियों से निकलने वाले लार में मौजूद होता है रासायनों के साथ जो है रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना कि लार ग्रंथियों से, जो मुंह के अंदर लार होता है वो उससे जो है छोटे छोटे दांतों के द्वारा हम उसे कण में बदल देते हैं, और उसके बाद लार से मिलने के बाद जो है वो सीधे हमारे उसमें पेट में जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भोजन का सबसे पहले पाचन जो प्रारंभ होता है वो कहां से होता है? मुंह से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम को स्पर्श करती हैं? तो बताइए, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं जो हैं सिक्किम को स्पर्श करती हैं? तो कौन सा राज्य है? तो ये है पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल कैसा राज्य है जिसकी सीमाएं जो है सिक्किम को स्पर्श करती है। देखिए, सिक्किम के साथ साथ पश्चिम बंगाल जो है भारत के पूर्व भाग में स्थित है, आप सबको पता है। ठीक है, उत्तर में यह भूटान और सिक्किम राज्य से घिरा हुआ है। ठीक है, तो उत्तर से जो है ये भूटान और सिक्किम जो राज्य है वहां से ये घिरा हुआ है। तो एकमात्र यही राज्य है जिसकी सीमाएं जो है कहां से लगती है? जिसकी सीमाएं जो है सिक्किम राज्य से, सिक्किम से लगती हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? तो बताइए भाई, पूर्व वैदिक आर्यों जो आर्यन थे उनका प्रमुख धर्म क्या था? तो इनका जो प्रमुख धर्म था वो क्या था? वो था इनका प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ जो था वो इनका जो था प्रमुख धर्म था, याद रखेगा। ठीक है, अब देखिए, यानी कि ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, यानी कि भगवान की पूजा नहीं करते थे, बल्कि ये प्राकृतिक पूजा और यज्ञ किया करते थे। ध्यान से समझिएगा आप। देखिए पूर्व वैदिक आर्य प्राकृतिक पूजा और यज्ञ किया करते थे। ठीक है, ऋग्वेद आर्यों में के लिए भक्ति और मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। ध्यान से समझिए। ठीक है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं जो प्री वैदिक आर्यन था, पीरियड चल रहा था, उसमें ये था, इसका मतलब यही था कि उस समय जो है मूर्ति पूजा जैसी कोई व्यवस्था या कोई प्रथा नहीं थी। लोग क्या करा करते थे उस समय? प्राकृतिक की पूजा और यज्ञ किया करते थे। अब प्राकृतिक में कैसे? जैसे कि सूरज से आने वाली किरणें, ठीक है, इसकी पूजा की जाती थी, है ना, और खान पान जो होता था उसकी। तो प्राकृतिक से प्राप्त होने वाली जो भी चीजें, ठीक है, नेचुरल से जो भी हमको चीजें मिलती हैं, वर्शिप जो मिलती हैं, उसकी पूजा की जाती थी। ठीक है, या उनके बारे में यज्ञ किया जाता था। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ किया जाता था किसमें? पूर्व वैदिक आर्यों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं में किस राजा ने सिलोन पर विजय प्राप्त करी थी? बताइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चोल राजाओं में किसने सिलोन पर विजय प्राप्त करी थी? तो बताइए किसने प्राप्त करी थी? ये जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया ना, अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन था और ये दोनों यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, आप इनको चेक कर लीजिएगा, ये यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चोल राजाओं में किसने सिलोन पर जो है विजय प्राप्त करी थी? तो ये करी थी राजेंद्र ने। किसने करी थी? राजेंद्र ने। अब ध्यान से समझिए, देखिए राजेंद्र ने करी थी, कब करी थी? ये करी थी इन्होंने 1017 में। कब करी थी? 1017 में जो है इन्होंने संपूर्ण सिलोन का मतलब, सिलोन मतलब श्रीलंका, ठीक है, सिलोन मतलब श्रीलंका जीत लिया था। ठीक है, इससे पहले भी जीता था। किसने जीता था? ये जीता था राज प्रथम ने। कब जीता था? राज प्रथम ने जीता था, लेकिन इन्होंने आधा जीता था। लेकिन जब राजेंद्र का काल आया तो उसने 1017 में सिलोन यानी कि श्रीलंका पर पूर्ण कब्जा कर लिया था। ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम किसने था? राज प्रथम ने आधा जीता था श्रीलंका को, यानी कि सिलोन को, लेकिन राजेंद्र जब
पाया उसने पूरी तरीके से 1017 में संपूर्ण जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? बताइए, कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्या होता है? तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आता रहता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये कपड़ा धोने वाला सोडे का रासायनिक नाम होता है। अच्छा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्योंकि एग्जाम में सूत्र भी आ सकता है ना, है ना। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2, क्या होता है? Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन चेंज आ सकता है किस तरीके से। इसको धोवन सोडा भी बोला जा सकता है कि धोवन सोडे का रासायनिक नाम बताइए, ठीक है। या इसको धोने का सोडा भी बोला जा सकता है। धोने का सोडा तो एक कंपलसरी नाम है, आप समझ जाएंगे, लेकिन अगर धोवन सोडा है तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। तो दोनों का मतलब यही होता है कि कपड़ा, यानी कि कपड़े धोने वाला सोडे का रासायनिक नाम वो आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और इसका सूत्र Na2CO3। रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब क्या होता है? तो बताइए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है? तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए उस समय क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है, ऑब्वियसली बात है। जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, यानी कि माफ कीजिएगा, इमेज लगाना मैं यहाँ पे भूल गया आपके लिए, वरना मैं इमेज के थ्रू समझाता आपको। चलिए कोई नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है ना, यानी कि एक तरफ पृथ्वी और एक तरफ सूरज, और उसके बीच में क्या होगा? चंद्रमा आ जाएगा। अब जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण, हम लोग बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण हो गया है, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, यानी कि चंद्रमा जो है वो दोनों के बीच में छुप चुका है, और चंद्रमा की जो किरणें हैं वो अब सूरज मतलब पृथ्वी पर जो है बिल्कुल बीच में सेंटर में आने के बाद वो छुप चुकी हैं, ठीक है। अब इसी स्थिति को उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। इसी स्थिति को उल्टा कैसे कर सकते हैं? ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि बताइए, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए, है ना, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तब क्या होगा? तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि जब क्या होता है? जब चंद्र ग्रहण हो जाता है, ठीक है। तो चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा जब जो है चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है उस समय, ठीक है, और इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है ना। और पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करते हुए चांद पृथ्वी की इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो मतलब जब पृथ्वी सूरज की गणना करता है तो उसी को जो है सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और इसी में उल्टा भी आप कर सकते हो, ठीक है। उल्टा कर नहीं सकते, उल्टा एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरीके से, ठीक है। तब क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण के बारे में अगर पूछे तो आप बता दीजिएगा कि जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण जो है हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो जो लेप्चा जनजाति होती है ये भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो लेप्चा जनजाति जो है ये पाई जाती है सिक्किम में। कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। देखिए लेप्चा जो जनजाति थी ना, ये 14वीं शताब्दी में, कब? 14वीं शताब्दी में, ये 14वीं शताब्दी का इसका जो है इतिहास माना जाता है 14वीं शताब्दी, लेकिन इन्हें जो है 14वीं शताब्दी में था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और जनजाति आई जिसका नाम था भूटिया लोग। क्या कहा जाता था? भूटिया लोग, ठीक है, ध्यान से समझिए, भूटिया लोग। इनकी संस्कृति और इनके कई तत्वों को ये जो लेप्चा जनजाति थे इन्होंने अपना लिया था, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भूटिया जो थे वो कहाँ रहते थे और जो लेप्चा जनजाति थी वो कहाँ पर रहती थी? तो ध्यान से समझिएगा, जो भूटिया थे वो ऊंची पहाड़ियों का पशुपालक होते थे, यानी कि ऊंची पहाड़ियों पर जो है वो पशुपालक का काम संभालते थे, ठीक है। जबकि लेप्चा जो थे वो दूर स्थित घाटियों में रहते थे। कहाँ रहते थे? दूर स्थित घाटियों में रहते थे। और भूटिया मुख्य कहाँ रहते थे? पहाड़ियों के पशुपालक, यानी कि ऊंची जो पहाड़ी होते थे वहां पर रहते थे, ठीक है। और इन्होंने, यानी कि जो लेप्चा जनजाति थी, इन्होंने जब 14वीं शताब्दी के बाद जब भूटिया मुख्यतः जनजाति वहां पर देखी गई, लोग देखे गए, तो इनकी संस्कृति और कई तत्वों को अपना लिया था। किसने? लेप्चा जनजाति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में हल चलाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बताइए, सिंधु सभ्यता में जो है हल चलाने के जो साक्ष्य हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको ऑर्बिटनिड कहाँ पर देखने को मिलता है? तो बताइए कहाँ देखने को मिलता है? तो ये जो मिलता है वो मिला था कालीबंगान में, ठीक है। तो कालीबंगान जो है यहाँ पर ये देखा गया था कि सिंधु सभ्यता में जो है यहाँ पर हल चलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? बताइए, जो महाबलीपुरम का मंदिर है ये किस वंश से संबंधित है? तो ये पल्लव वंश से संबंध रखता है, ठीक है। तो महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो पल्लव वंश से संबंध रखता है, ठीक है।
याद रहेगा पल्लव वंश। देखिए यहाँ पर ये जो महाबलीपुरम का जो भव्य रत्न गुफा मंदिर भी है, जो कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह द्वारा जो है निर्मित किया गया था। यानी कि जो ये महाबलीपुरम है, इसको रत्न गुफा मंदिर, ये जो रत्न गुफा मंदिर के नाम से भी आ सकता है, इसे 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह द्वारा निर्मित किया गया था। और इसमें ध्यान से सुनिए, इसमें जो मंदिर के पत्थर को काट कर जो शिल्पकारी की गई है ना, वो बहुत ही सुंदरता है, उसकी सुंदरता और उसमें जो कारीगरी की गई है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुई। और पूर्व पल्लव शासकों की कला का जो उन्होंने ये पत्थरों को काट के जो कला नाम था, यानी कि जो रचना करवाई इस तरीके से मंदिर की, वो अभी तक व्याख्यात है, बहुत ही ज़्यादा वो प्रचलित हुई थी उस समय। ठीक है, तो पल्लव वंश का था, किसके द्वारा? जो राजा नरसिंह था उसके द्वारा ये महाबलीपुरम का मंदिर जो था 7वीं और 8वीं शताब्दी में ये बनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो बताइए, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इसमें लगता है अपिकेंद्रीय बल। कौन सा लगता है? अपिकेंद्रीय, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो दूध से जब क्रीम निकाला जाता है तो उसमें अपिकेंद्रीय बल लगता है। अब ध्यान से समझिएगा अपिकेंद्रीय बल किस तरीके से कार्य करता है। देखिए, अपिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से, यानी कि कोई चीज होती है, आपने वो देखा होगा झूला जो होता है ना, झूला जो कि जिसमें एक मतलब जो साइडों में ना, मैं इमेज लगानी भूल गया, उसके लिए माफ कीजिएगा। ठीक है, एक झूला होता है जो कि गोल होता है। ठीक है, गोल होता है, वो बीच में मतलब उसमें बाहर में जो है रस्सियां टाइप की होती हैं जिसमें बैठने का साधन होता है ना, वो उसमें जो बल लगता है ना, वो बल बीच में लगता है। लेकिन उसमें बल तो मतलब वो जो घूमता है ना, वो बीच में से घूमता है, लेकिन वो बल कहाँ लगाता है? बाहर की तरफ को लगाता है ना। कहाँ लगाता है? बाहर की तरफ। हाँ, मैं इमेज लगाना भूल गया हूँ। ठीक है, बाहर की तरफ को वो बल लगाता है। उससे क्या होता है, जो हम लोग जिस उस झूले में जब बैठते हैं तो हम पे एक बल कार्य करता है, जिसी को अपिकेंद्रीय बल कहा जाता है। ठीक है, तो अब अगर वर्डों की भाषा में समझे तो ध्यान से समझे। देखिए, जिस कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है ना, उसे ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये दूध से क्रीम निकालने में यही बल को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ था? तो यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय ये कहाँ पर हुआ था? तो इस धर्म का जो उदय है वो हुआ था फिलिस्तीन में। तो ऑप्शन फिलिस्तीन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। फिलिस्तीन में जो है यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय हुआ था। ठीक है, करीबन 400 साल पुराना ये जो धर्म है, करीबन 4,000 साल पुराना है। ठीक है, और ये इजराइल का राजधर्म है और ये सबसे पुराना धर्म है। और इस धर्म में मूर्ति पूजा को पाप माना जाता है। किसको? मूर्ति पूजा जो होती है उसे पाप माना जाता है इस धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दाएं से बाएं और लिखी जाने वाली लिपि कौन सी थी? तो बताइए, प्राचीन भारत में बाएं और जो है दाएं से बाएं लिखे जाने वाली लिपि कौन सी थी? तो ये कौन सी थी? ये थी खरोष्ट लिपि। ठीक है, तो खरोष्ट लिपि एकमात्र ऐसी लिपि है जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, इसमें जो है गंधार और संस्कृति लिखने का कार्य इसमें इस्तेमाल में की जाने वाली एक प्राचीन भारतीय लिपि है ये। ठीक है, याद रखिएगा, संस्कृति जो भाषा है वो भी इसी तरीके से लिखी जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निषेध तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताइए, किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में नीति निषेध तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है वो लिया गया है किससे? वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। यानी कि आयरलैंड देश जो है उसके संविधान से भारतीय संविधान में नीति निषेध तत्व इसको रखा गया। अब ये इसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात, ये कौन से भाग में है? तो भाग 4 में। कौन से भाग में है? कौन से भाग में ये? तो ये जो है वो है भाग 4 में। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल कौन सा यूज होते हैं इसमें जो आर्टिकल यूज होते हैं वो 36 से 51 तक के आर्टिकल में है। ठीक है, और इसमें एक चीज को बताया गया है, इसका किस चीज की स्थापना करना है। हमने जो पिछली वीडियो में इसमें से क्वेश्चन किया था, क्या किया था कि नीति निषेध तत्वों का उद्देश्य किसकी स्थापना करना है? तो बताइए किसकी है? वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। किसकी? वेलफेयर स्टेट, यानी कि जल कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, और भारतीय संविधान में जो है, देखिए, भाग 3 तथा 4 को संविधान की आत्मा तथा चेतना कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत आता है इस तरीके से बनकर कि बताइए, कौन सा भारतीय संविधान में कौन से भाग ऐसा है जिसे भारतीय संविधान की आत्मा तथा चेतना कहा जाता है? तो भाग 4 को और भाग 3 को इसकी भारतीय संविधान की आत्मा और चेतना कहा जाता है। ठीक है,
दो तीन बातें मैंने आपको बताई है, ध्यान से रखिएगा। वेलफेयर स्टेट यानी कि जल कल्याण राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य होता है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल में इनकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई सामान्यतः किससे मापी जाती है? देखिए समुद्र की गहराई सामान्यतः किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है फेदोमीटर से। जो फेदोमीटर होता है उससे समुद्र की गहराई को मापा जाता है। ऑब्वियसली जो है ना, बहुत सी चीज़ों से नाप लिया जाता है, लेकिन जैसे कि सोनार से भी नापा जाता है समुद्र की गहराई को, लेकिन ज़्यादातर तो यूजेबल चीज़ें यानी कि यूज़ करा जाता है वो फेदोमीटर को यूज किया जाता है समुद्र की गहराई को नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया था? तो बताइए किसके द्वारा ये सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया गया था? तो ये जो कार्य किया गया था वो किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, रॉय के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो है सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया गया था। ठीक है, कौन है ये व्यक्ति? तो राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सती प्रथा का विरोध करने वाले राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने किस समाज की स्थापना करी थी? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना करी थी। दूसरा, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने जो है सती प्रथा का अंत कब हुआ? इन्होंने इस पर लगातार विरोध किया, जिस पर अंग्रेजों को जो है सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाना ही पड़ गया। और क्योंकि इन्होंने बहुत तरीके से विवश कर दिया था अंग्रेजी सरकार को। ठीक है, और 1829 में, ध्यान से सुनिएगा, कब? 1829 में सती प्रथा रोकने के लिए कानून पारित हो चुका था। कब हुआ था? 1829 में, यानी कि इनको जो सफलता मिली वो 1829 में इन्हें सफलता मिल चुकी थी। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय नाम जरूर आप रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशन किया था? तो बताइए किस वर्ष प्रकाशन किया गया था? तो ये जो प्रकाशन किया गया था वो किया गया था 1930 में, 3 में। कब किया गया था? 1903 के अंदर महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन समाचार जो पत्र है इसको प्रकाशन किया था 1903 के अंदर। ठीक है, तो उस समय गांधी जी की जो उम्र थी ना वो 21 वर्ष की थी। क्या थी? 21 वर्ष की थी। एक प्रमुख हथियार के रूप में उन्होंने जो है इस समाचार पत्र को प्रकाशन किया। ठीक है, और जो है 4 जून 1903 को, याद रखिएगा 1903 तो ठीक है, लेकिन 4 जून भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 4 जून को जो है प्रारंभ किया। ठीक है, और उस तरीके से जो है गांधी जी फिर धीरे धीरे हमने गांधी जी जो है राजनीति में धीरे धीरे देखने को मिले, और बहुत ही जो है हमें पता है महात्मा गांधी जी के बारे में। ठीक है, तो 4 जून 1903 को जो है ओपिनियन समाचार पत्र जो है प्रकाशन में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल कौन सी है? तो बताइए भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल कौन सी है? तो ये जो है वो है पृथ्वी। कौन है? अर्थ, यानी कि पृथ्वी जो है भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है। ठीक है, अब देखिए इस मिसाइल को जो है 1988 में, कब? 1988 में इसे भारत की दुनिया में मिसाइल में जो है भारत ने अपना स्थान बढ़ा लिया था। ठीक है, यहाँ से भारत की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी सुधरने लगी, क्योंकि भारत ने जो अपना पहला जो प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल वो पृथ्वी लॉन्च किया। कब? 1988 में। तो 25 जनवरी 1988 को सुबह 11:23 पे, याद रखिएगा सुबह 11:23 पर पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था? 25 फरवरी 1988 को 11:23 पर, याद रखिएगा दोनों चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ का भाग होने से पहले गोवा किसका भूभाग था? तो बताइए भारतीय संघ का भाग होने से पहले गोवा किसका भूभाग था? ये तो गोवा जो भाग था वो था पुर्तगाल का। तो पुर्तगाल का जो है गोवा भाग था किसका? भारतीय संघ का होने से पहले। और करीबन 450 सालों तक पुर्तगाल जो है, सॉरी, गोवा जो है वो पुर्तगाल का भाग रहा था। कब तक? 450 सालों तक। ठीक है, 450 सालों तक। और 19 दिसंबर 1961 को ये भारतीय प्रशासन को सौंपा गया था। ठीक है, कब? 19 दिसंबर को, याद रखिएगा डेट को, 19 दिसंबर 1961 को ये भारतीय प्रशासन को सौंपा गया था गोवा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध कहां पर स्थित है? तो बताइए सरदार सरोवर बांध ये कहां पर स्थित है? तो ये जो स्थित है वो स्थित है नर्मदा नदी पर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी एग्जामों में ये आता रहता है। हर बार एसएससी सीजीएल का जब एग्जाम होता है तो उसमें तो बहुत बार ये क्वेश्चन को देखा जाता है। तो सरदार सरोवर बांध जो है ये कहां पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, याद रखिएगा। क्या है? ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। अब क्वेश्चन चेंज आते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन अब जो है ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन बहुत कम होता है कि ऐसे क्वेश्चन बनकर आए। अब पूछा जाता है कि बताइए नर्मदा बांध की कितना मीटर ऊंचा है? तो कितना मीटर ऊंचा है नर्मदा बांध? ये 138 मीटर ऊंचा है। ठीक है, वहीं 138 मीटर जो है ये ऊंचा है। ठीक है,
और इस पे 30 बांधों में सरदार सरोवर महासरोवर दो सबसे बड़ी जो है बड़ी बांध परियोजनाएं भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये है कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में है। तो इसे किसी भी एक स्टेट में कहना सही नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश गुजरात के बीच में है और नर्मदा नदी वहीं पर रहती है। तो सरदार सरोवर बांध वहीं पर है और ये दुनिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह ये कौन सा है। तो ये जो है शुक्र है। शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। ठीक है, जो शुक्र है वो तो सबसे निकट है। अगर सबसे दूर की बात करें तो वरुण जो है वो सबसे दूर है। अब देखिए क्वेश्चन मैं फिर बताऊंगा, फिर चेंज आते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या पूछता है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है, कितना किलोमीटर है। ठीक है ना, कितना किलोमीटर से आपसे पूछ सकता है कि कितना करोड़ किलोमीटर है, मतलब कितने किलो जो है किलोमीटर में है। तो 4 किलोमीटर दूर है। कितना है ये 4 किलोमीटर दूर है किससे, पृथ्वी से। ठीक है, जबकि बुध की बात करें, जो बुध ग्रह है वो 10 किलोमीटर है, 10 करोड़ किलोमीटर है। याद रखिएगा कितना, 10 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, मंगल की बात करें वो 8 किलोमीटर यानी कि 8 करोड़ किलोमीटर दूर है। बृहस्पति 58 कितना, 58 करोड़ किलोमीटर दूर है। शनि 123 कितना है, शनि जो है वो 123 किलोमीटर करोड़ किलोमीटर दूर है। वहीं अरुण 280 है और वरुण 430 है, इसलिए वरुण सबसे दूर है। तो याद रखिएगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्वेश्चन पसंद आया तो क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अगर पसंद आया हो तो कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे आपको डेली एक तो करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है सुबह, और हर जो ये आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो है क्लास भी जीके फैक्ट्स पे मिल जाती है, जो कि आपकी सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी लेवल को छोड़कर। और मैं इस वीडियो में कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे डालता हूँ जो कि यूपीएससी लेवल के होते हैं। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स ग्रुप्स में और आपके जो भी आप सोशल मीडिया के टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी आप यूज करते हैं, ज़्यादा से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।